चलिए आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है भारत में इस्लाम के पहले बड़े सैन्य अभियान की। आइए देखते हैं कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस्लाम भारत में आया कैसे। क्या ये शांति से व्यापार करने वालों के साथ आया या फिर तलवार के दम पर? सच कहूं तो इसका जवाब इन दोनों के बीच में कहीं छिपा है, और यही चीज इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। अब देखिए, ये दो तारीखें, ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें दिखाती हैं। एक तरफ है साल 629, जब केरल में भारत की पहली मस्जिद बनी, जो ये बताती है कि व्यापार के जरिए एक शांतिपूर्ण रिश्ता था। और फिर ठीक 80-82 साल बाद 712 में हम देखते हैं एक पूरा का पूरा सैन्य आक्रमण। अच्छा, इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, मतलब 7वीं सदी के अरब में। तो इस्लाम के आने से ठीक पहले वहां का माहौल कैसा था? देखिए, इस्लाम से पहले अरब कोई एक देश नहीं था। ये कई आज़ाद कबीलों का एक इलाका था। यहाँ के लोग अलग अलग देवी देवताओं को पूजते थे। मक्का जो था वो एक बहुत बड़ा धार्मिक सेंटर था, जहाँ काबा में करीब करीब 360 मूर्तियां रखी थीं। मतलब कोई एक राजा या एक सरकार नहीं थी, सब कुछ कबीलों के हिसाब से चलता था। और फिर माहौल बदलता है। लगभग 570 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद के साथ इस्लाम का उदय होता है। और ये सिर्फ एक नया धर्म नहीं था, ये एक ऐसी ताकत थी जिसने इन बिखरे हुए कबीलों को एक झंडे के नीचे लाना शुरू कर दिया। ये इस पूरे इलाके के लिए एक बहुत बड़े बदलाव की आहट थी। तो इस नए एकता का, इस नए जोश का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि इतिहास के सबसे तेज और सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का जन्म हुआ। आइए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। अब इस साम्राज्य को चलाने वाले सिस्टम को समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, खलीफा। पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उन्हें खलीफा कहा जाने लगा। और वो सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं थे, वो एक बहुत बड़े और फैलते हुए साम्राज्य के राजा भी थे। तो इस साम्राज्य का मकसद क्या था? दूसरे खलीफा उमर की ये एक बात सब कुछ साफ कर देती है। उनका मानना था कि इस्लाम को एक ताकतवर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। यानी ये सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, ये ताकत और विस्तार की भी बात थी। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। आप देखिए, कुछ ही दशकों में अरब सेनाओं ने एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया। सीरिया, मिस्र, पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर, नॉर्थ अफ्रीका और यहाँ तक कि स्पेन और पुर्तगाल तक उनके कंट्रोल में आ गए। मतलब ये एक अविश्वसनीय रफ्तार से हुआ। लेकिन ये लहर हमेशा के लिए नहीं चल सकती थी। यूरोप में 732 ईस्वी में फ्रांस की एक जगह टूर्स में चार्ल्स मार्टेल नाम के एक लीडर ने इस विजय रथ को रोक दिया। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब जब पश्चिम का रास्ता बंद हो गया, तो खलीफा ने अपनी नजरें एक नई दिशा में घुमाईं। पश्चिम में विस्तार रुकने के बाद अब खलीफा का ध्यान गया पूरब की तरफ, भारत की उस विशाल, अमीर और मशहूर जमीन की ओर। और यहाँ आकर फिर से हमें वो दो अलग अलग कहानियां दिखती हैं। एक तरफ तो अरब और भारत के बीच मसालों और रेशम का सदियों पुराना शांतिपूर्ण व्यापार चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एक सैन्य लालसा भी पनप रही थी। उस वक्त राजा हर्षवर्धन के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और अरब की नजरें इस अमीर जमीन पर टिकी हुई थीं। तो अब हम सीधे आते हैं साल 712 ईस्वी पर, वो साल जब एक छोटी सी घटना ने एक बड़ी आग लगा दी और एक बड़े हमले का बहाना दे दिया। आधिकारिक तौर पर कारण ये बताया गया कि श्रीलंका से खलीफा के लिए तोहफे लेकर आ रहा एक अरब जहाज सिंध के पास समंदर में लूट लिया गया, और खलीफा ने इसका इल्जाम सीधे सीधे सिंध के राजा पर डाल दिया। तो इस टकराव में आमने सामने कौन थे? एक तरफ थे सिंध के राजा दाहिर, जिन्होंने किसी भी तरह का हर्जाना देने से साफ मना कर दिया, और दूसरी तरफ था मोहम्मद बिन कासिम, सिर्फ 17 साल का एक नौजवान और जोशीला जनरल, जिसे इस हमले को लीड करने के लिए भेजा गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने अपना अभियान बहुत सोच समझकर चलाया। वो खैबर पास से भारत में घुसा और फिर एक एक करके देवल और नीरुन जैसे जरूरी शहरों पर कब्जा करता गया, और आखिरकार रावर के मैदान में उसकी सेना का सामना हुआ सीधे राजा दाहिर की सेना से। 20 जून 712 इतिहास में ये तारीख दर्ज हो गई। रावर की लड़ाई में राजा दाहिर की हार हुई और वो मारे गए।
बस इसी एक दिन ने सिंध का मुकद्दर हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो जीत के बाद क्या हुआ? सिंध में अब एक नया दौर शुरू हुआ और इसके साथ आए कुछ बहुत बड़े सामाजिक और आर्थिक बदलाव। इन बदलावों में सबसे बड़ा था एक नया टैक्स जिसका नाम था जजिया। ये एक तरह का टैक्स था जो गैर मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था ताकि वो अपने धर्म का पालन करते हुए उस राज्य के संरक्षण में रह सकें। तो ये टैक्स देना किसे था और किसे नहीं? देखिए, ये सभी गैर मुस्लिमों पर लागू था, लेकिन कुछ लोगों को इससे छूट दी गई थी, जैसे कि ब्राह्मण, औरतें, विकलांग लोग और बुजुर्ग। इससे हमें उस नए शासन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का अंदाजा लगता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जिस मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता, उसकी खुद की मौत एक रहस्य बन गई। अब इसके बारे में दो अलग अलग थ्योरीज हैं। एक कहानी कहती है कि राजा दाहिर की बेटियों ने बदला लेने के लिए खलीफा से झूठी शिकायत की। दूसरी कहानी ज्यादा पॉलिटिकल है, जिसके हिसाब से नए खलीफा ने उसे खतरे के तौर पर रास्ते से हटवा दिया। तो असली कहानी जो भी हो, एक बात पक्की है, सिंध पर ये कब्जा ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये पहली बार था जब भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी इस्लामी हुकूमत की नींव रखी गई, जिसने आने वाली सदियों के इतिहास को एक नई दिशा दी। और ये सब हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है कि सिंध पर यह हमला आखिर था क्या? क्या ये दो धर्मों का टकराव था, या दो साम्राज्यों की लड़ाई थी, या फिर ये सिर्फ भारत की दौलत को लूटने की एक आर्थिक चाल थी? शायद सच्चाई इन सभी के एक जटिल से मिश्रण में ही छिपी है।